Hi everyone. The two most powerful warriors are patience and time. Today is 14th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, we are all on different journeys. We are all on different journeys. Remember, comparison will get us nowhere. We are all on different journeys. Okay, comparison is the thief of joy. Focus on yourself. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Allusion का मतलब होता है we can say संकेत, an expression designed to call something to mind without mentioning it explicitly. Disgruntled का मतलब होता है असंतुष्ट, angry और dissatisfied. Eloquence का मीन्स होता है मतलब होता है वाग्मिता. वाग्मिता मतलब fluent और persuasive speaking और writing. Discretionary वैकल्पिक है, available for use at the discretion of the user. Indubitable मतलब जाहिर, impossible to doubt और या फिर unquestionable, जाहिर सी बात है. सो आज के vocab words है indubitable, discretionary, eloquence, disgruntled and allusion. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. Try to answer this question, statement and arguments. This is question number 2. Again, answer. CSAT हमें daily basis पे solve at least 2 MCQs. This is answer writing. आज एक ही आंसर है, एक ही सवाल है. Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct. ये बहुत ही awesome question है. ये भी यूपीएससी ने 2022 में पूछा था. इसमें 2 पार्ट है. पहले पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है. दूसरे पार्ट में आपको इलेक्शन कमीशन के डिफरेंट रोल्स पता होने चाहिए. और तीसरे पार्ट में इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल, मतलब आपको जर्नी भी ट्रेस करना है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्रेजुअली इवॉल्व कराया. क्योंकि इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का वहाँ का लाइफ होता है. तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होना बहुत जरूरी है और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में कराना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की. सो यहाँ डिस्कस लिखा है रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, डिस्कस, एलैबोरेट एटसेट्रा, इसको भी आज मैं डिस्कस करता हूँ. इसको मैं बताता हूँ इनको कैसे अप्रोच लेना चाहिए, डिस्कस एटसेट्रा डिफरेंट वर्ड्स को. सो फॉर नाउ ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर ऑन दिस टॉपिक. देखिए, पहले क्वालिटी आती है, फिर स्पीड और क्वांटिटी आती है. शुरुआत में ही हम शॉर्टकट्स लेते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत कॉस्टली प्रूव होते हैं. सो इफ यू आर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन, शॉर्टकट्स मत लीजिए. लॉन्ग टर्म में ये शॉर्टकट्स बहुत कॉस्टली प्रूव होंगे आपको, है ना. और पेनी वाइज पाउंड फुलिश भी मत बनिए, बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत परेशान करती है लॉन्ग टर्म में. ओके, सो डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. देन ये 15 सितंबर को आपका मेन एग्जाम है. प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है. बहुत अच्छे सिलेक्शन है हमारे यहाँ से और अब हमें बहुत अच्छे से 15 सितंबर 2023 को पढ़ना है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हैं और इसमें हम GS 1, 2, 3, 4 ऐसे सारी चीजें बहुत इंटरैक्टिव मैनर पे, एप्लीकेशन बेस्ड पे, एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट करेंगे. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. नॉमिनल फी है, 1 टाइम फी है, 1111. यू विल फाइंड इट वेरी वेरी बेनिफिशियल. ये प्रीलिम्स 1 है. दिस इज डेडिकेटेड टू 26 मई 2024. तो ये ईयर लॉन्ग कोर्स है. इसमें हम 5 पिलर्स ऑफ दिस एग्जाम प्रिपरेशन सब इंटीग्रेटेड मैनर पे, टाइम एफिशिएंट मैनर पे कवर कर रहे हैं. ओके, सो ये अब भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. इसकी क्लास सुबह 11 बजे होगी. जो अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपकी ईमेल आईडी पे टैग कर दूंगा मैं. ओके, सो ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है. इसमें अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है. बेसिक्स टू एडवांस्ड, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक, इंक्लूडिंग MCQ, आंसर राइटिंग, डायग्राम प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड बुक्स कवरेज, NCERT एटसेट्रा. ये सारी चीजें इसमें फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट होगी. ये सब इंक्लूडेड है दिस प्रीलिम्स 1 कोर्स में. सो द आइडिया इज टू कीप एवरीथिंग वेरी वेरी इंटीग्रेटेड. स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होती है चीजें तो टाइम एनर्जी बहुत सेव होता है और वही बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. Now this is social media update. Incredible India. This is Moorjim Beach. Spot the rare olive ridley turtle. तो ये क्या है? Olive ridley turtles. और ये कहाँ मिल रहे हैं? Moorjim Beach में.
Spot the rare olive ridley turtles nesting on the sandy shores. So this is in Goa. वैसे ऑलिव रिडली टर्टल का जो नेस्टिंग साइट है वो कहीं और है, क्या आप बता सकते हो? ऑलिव रिडली टर्टल ज्यादा संख्या में किस बीच में पाए जाते हैं, किस स्टेट में? द पॉइंट इज ये गोवा में भी है, मॉर्जिम बीच में भी ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं। ये नेशनल रेल म्यूजियम है दिल्ली, अगर आपको टाइम मिले, दिल्ली का एक्सेस है तो उसको जरूर से विजिट करिएगा। रिप्रेजेंटिंग द इंडियन रेलवेज रिच हेरिटेज ऑफ ओवर 166 years, the museum has an extensive outdoor gallery modeled after a railway yard, houses a variety of steam, diesel, electric locomotive। तो इंडियन रेलवे हमारी लाइफलाइन है, सो दैट इज वाई इस रेलवे के बारे में जानकारी होना चाहिए। इफ यू गेट टाइम डू विजिट दिस म्यूजियम, नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ G20 में, और फोकस एरिया क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स एंड फूड सिस्टम। दिस इज महर्षि, मतलब श्री अन्न, मोटा अनाज श्री अन्न, मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है मिनिस्टर्स मीटिंग की फोकस एरिया है, दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर। ये स्ट्रेंथ द सेंगोल ओर्ब है, ये सेंगोल, अभी न्यू पार्लियामेंट जो हमारा बना है उसमें ये सेंगोल काफी न्यूज में है। तो सेंगोल ओर्ब रिप्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ द पीपल इज एन एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ राइटियसनेस with majestic Nandi with unyielding gate sits on the top of the orb। तो यहाँ पे नंदी भी यहाँ पे situated है। As the protector and vehicle of justice and dharma, तो ये क्या बता रहा है? justice and dharma, so this is orb। नाउ अगर हमें बात करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, किन डायरेक्शन में हमें वर्क करना है, डायरेक्शंस में। एक होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जैसे 79 रैंक हमारा आया है, राइज ऑफ 79 रैंक है, विच इज अ गुड थिंग। लीगल प्रोविजंस है डीक्रिमिनलाइज्ड के। सी एट टाइम्स क्या होता है, कॉम्प्लायंस अगर फुलफिल नहीं हुआ तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, और वो जो क्रिमिनलाइजेशन होता है कॉम्प्लायंस का, वो एक डेटरेंस की तरह काम करता है, बिजनेस के अगेंस्ट जाता है, सेंटिमेंट्स के। तो यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज किया है कॉम्प्लायंस को। नए लेबर कोड्स आ रहे हैं 4। इंस्पेक्टर राज, हमने पढ़ा था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंस्पेक्टर राज। आर्काइक लॉस को हटाना चाहिए। लोवेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स है इंडिया में, ये कितना है? कैन यू आंसर? इंडिया में कॉर्पोरेट रेट टैक्सेशन कितना है? एंजल टैक्स रिपील हो गया। व्हाट डज इट मीन बाय दिस वर्ड एंजल टैक्स? एंजल टैक्स क्या होता है? कैन यू आंसर? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन भी रिपील हो गया है, जैसे केन वेदांता और वोडाफोन का केस था। स्टार्ट अ बिजनेस डाउन फ्रॉम 14 टू जस्ट 3 days हो गया है। 16 आउट ऑफ 81 ऑफेंसेस जो थे वो डीक्रिमिनलाइज हो गए। कई बार पेटी अगर कॉम्प्लायंस नहीं है तो वो क्रिमिनलाइज हो रहा था, उसको अभी हटा दिया गया। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और रिकवरी इंसॉल्वेंसी में भी हेल्प किया जाएगा। सो अगेन, अगर हमें बताना है कि इंडिया में हमें बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, तो एक तरीका होता है कि हम बहुत सारी वर्बोसिटी करके जेनेरिक बहुत सारी बातें बोलने लग जाए। दूसरा होता है हम ऑब्जेक्टिव तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बातें करें। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। ये मेंस में पूरा जो खेल है ना, वो है कितना क्रिस्प आपकी राइटिंग है, टू द पॉइंट कितना आंसर है, क्योंकि इससे टाइम सेव होता है। टाइम सेव होता है तो आप ज्यादा सवाल भी अटेम्प्ट कर पाते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज। डिड यू नो में ऑफिशियली इंडिया हैज 2 नेम्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत और इंडिया। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसमें लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। आपको बताना है ये किस तरीके से होती है, ABCD, व्हाट इज द राइट आंसर। किसने कहा था ये दिल मांगे मोर? ये दिल मांगे मोर 1999 कारगिल वॉर, ये दिल मांगे मोर किसने कहा था? आंसर। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज अ गुड वे, हमें 360 डिग्री वे से सारी चीजें, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, द हिंदू न्यूज़पेपर, सारी चीजों को साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव होती है। ट्विटर फेस्ड थ्रेट सेज दिस। सी ट्विटर का दिस, लेट अस सी दिस स्टेटमेंट। ट्विटर ने जो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वहां पे भी बैन किया था। एट टाइम्स ट्विटर में काफी सारे अलिगेशंस भी आए थे, सवाल भी उठे थे कि क्या इनका जो एल्गोरिदम है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन दी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इन दी एंड जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, ये सब फॉर प्रॉफिट है।
तो फॉर प्रॉफिट का मतलब ये होता है इन टेक कंपनीज का जो प्राइमरी जो वर्क करने का तरीका है वो फॉर प्रॉफिट मेकिंग है। जो गवर्नमेंट्स होती है, इंडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, जहां पे भी जो सरकार है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल के थ्रू बनती है। ये इलेक्टेड पीपल के थ्रू बनती है। तो कभी भी कंपनीज और गवर्नमेंट को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो सरकार है, जैसे जैसे जिस भी जगह पे जनता ने चुन के भेजा है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाध्य है, और यहाँ पर इनकी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री। वेर एज जो कंपनीज होती हैं दे आर मोर लाइक फॉर प्रॉफिट। ऑल्दो यहाँ पर हम गवर्नेंस रिलेटेड मॉडल्स लाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा, बट इन दी एंड एनी कंपनी इज फॉर प्रॉफिट, और जो गवर्नमेंट होती है वो जिम्मेदार होती है वहां के नागरिकों के लिए। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट वर्सेस टेक कंपनीज। वाई? बिकॉज ये जो टेक कंपनीज हैं, अभी एक न्यूज आया था, फांग होता है, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल एटसेट्रा, अल्फाबेट, इनका जो रेवेन्यू है वो इवन जर्मनी की जीडीपी से ज्यादा हो गया है। सो दिस बिग टेक कंपनीज हैव बिकम ह्यूज। इनके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी है और मनी पावर भी है। सो दैट इज वाई इससे अभी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि किस तरीके से इन टेक कंपनीज में भी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर किया जाए। कोर्ट ऑर्डर सेंट्रल फोर्सेस फॉर पंचायत पोल्स इन बंगाल, नो प्रोब नो एफआईआर, कोविन ब्रीच टेक्नोलॉजी, फ्रिक्शंस इन द इंडिया कनाडा बायलैटरल टाइज, इंडियन डायस्पोरा एंड कैनेडियन पॉलिटिक्स को जानेंगे। साइक्लोन बिपरजॉय अभी आ रहा है, तो इसमें हमें जानना है सेफ्टी रिलेटेड इशू, सेफ्टी रिलेटेड। लेट अस डू वन थिंग, आज के क्वेश्चन में केवल एक ही यहाँ पे सवाल दिया था आंसर राइटिंग में, मैं इसमें अभी एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर अ नोट ऑन साइक्लोन प्रिपरेशन। साइक्लोन इज अ डिजास्टर, साइक्लोन इज अ डिजास्टर। तो इस डिजास्टर की प्रिपरेशन में कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? अभी जैसे ये जहाँ लैंडफॉल हो रहा है गुजरात में, सपोज यहाँ पे आप ऑन ड्यूटी हो, आप इस जिले के कलेक्टर हो, आप क्या क्या स्टेप्स उठाओगे? इस टाइप से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो इससे डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारा प्रिपेयर होगा। देन दिस इज पेज नंबर 2, डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच कैन ड्रग्स कॉस्ट यू? ये जो कल्चर होता है ना कि स्मोकिंग बड़ा कूल है, ड्रिंक करना काफी कूल है, ड्रग्स कूल है एटसेट्रा, एक्चुअली दिस इज नॉट कूल, दिस इज सो अनकूल, दिस इज सो अनकूल। कभी भी पीयर प्रेशर एटसेट्रा में हमें नहीं आना चाहिए। हाउ मच कैन ड्रग्स कॉस्ट यू? It can cost you your looks, it can cost you your life, it can cost you your family, it can cost you your future, it can cost you your dreams, it can cost you your health. So what is the point? So drugs are not good, this is bad. Do not be afraid to seek help, और आपको हेल्प चाहिए तो हमेशा हेल्प मांगनी चाहिए। तो इंडिया सेज नो टू ड्रग्स, तो ये ई प्लेज है और दिल्ली पुलिस आपके साथ है। Let's knock sexual exploitation. This is again very very important. Along with school education, teach the child important safety lessons. कई बार बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, उनको बेसिक हमें बताना चाहिए, गुड टच, बैड टच, कभी भी स्ट्रेंजर्स पे ऐसे हमें नहीं जस्ट लाइक दैट बिलीव करना है। पेरेंट्स को भी बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Along with school education, teach the child important safety lessons. So what is sexual exploitation? If someone touches a child with bad intent or sexually gratify himself, this is called sexual exploitation. Prepare the child not to get upset. Upset नहीं होना है, डरना नहीं है, कोई blackmail करे तो उससे भी नहीं डरना है, and immediately inform the teacher and parents. So 112 to contact Delhi Police. Under the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012, any kind of sexual exploitation with a child below the age of 18 years is punishable offense. So Delhi Police again is with you. So this is page number 2. अब ये एडिटोरियल है। द नेक्स्ट स्टेप, इसमें मणिपुर, लव ऑल, इसमें फ्रेंच ओपन की बात है। देन टैक्स लॉ इन द शेडो ऑफ हायर जुडिशियरी, इसमें हमें बस जुडिशियल कंडक्ट पे इतना डिस्कस नहीं करना है, हमें ये जानना है प्रॉब्लम कहाँ पर है। टैक्स लॉ क्या होता है? जैसे टैक्स होता है, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी में गवर्नमेंट सर्टेन टैक्स लगाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, स्कूल की फी भरते हो, तो उसमें क्या लिखा रहता है? फी आपकी 1,00,000 रुपए है, बट उस पर आप 18% टैक्स अलग से देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेशन लगा रखा है। सो द पॉइंट इज, इसको टैक्सेशन बोलते हैं। सो जैसे इनकम टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ये सारे टैक्सेशन है। इंडियन
इंडियाज लॉ ऑफ टैक्सेशन इज बिल्ट ऑन टू सेंट्रल प्रीसेप्ट्स। ये दो प्रीसेप्ट्स हैं। पहला, ऑन द आइडिया कैप्चर्ड इन आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 265 क्या बोलता है? टैक्स में बी इम्पोज ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बिना नियम के, बिना कानून के आप किसी पे भी टैक्स नहीं लगा सकते हो। जीएसटी आया है तो जीएसटी का भी बकायदा एक कानून आया था, जीएसटी एक्ट, और उससे ये जीएसटी टैक्सेशन हुआ। सो विदाउट लॉ यू कैन नॉट टैक्स। Second, on a principle of sureness that any levy ought to be clear, consistent and predictable। तो वो फेयर और श्योर होना चाहिए कि जो भी टैक्सेशन है वो क्लियर है, कंसिस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है। ये जो नो प्रीसेप्ट्स होते हैं ये रूल ऑफ लॉ के अंदर हम बोल सकते हैं, और ये जरूरी भी है वैल्यूज ऑफ लीगैलिटी एंड सर्टेनिटी के। एक्चुअली क्या होता है, चीजें प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन, केओस, एंट्रोपी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो टैक्सेशन का काम है ये काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर मतलब हमारी सांसद का। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर। बट अगर इसमें आर्टिकल 142 या अदर वेज जुडिशरी इंटरवीन करने लग जाती है तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। इस पे यहाँ पे पूरा आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। हम प्राइमरली ये बात करेंगे कि द कोर्ट वॉज नॉट ओनली एनक्रोचिंग ऑन लेजिस्लेटिव फंक्शंस बट वॉज ऑल्सो स्ट्राइविंग टू गिव लाइफ टू व्हाट वर अदरवाइज एंटायरली इललेजिटिमेट एक्शंस। एक्चुअली कोर्ट का काम नहीं है कानून बनाना, कानून बनाना काम है दिस पार्लियामेंट का। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये मेंटेन होना चाहिए। तो इससे लिटिगेशंस आ जाते हैं। कई बार आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, कंप्लीट जस्टिस के अंदर वो बहुत सारे लॉज पास करती है, बट उससे भी एट टाइम्स फ्रिक्शन आता है। तो 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, बिना कानून के आप टैक्स नहीं लगा सकते। बट इफ द सुप्रीम कोर्ट इज विलिंग टू प्ले पार्लियामेंट, दिस preemptory promise will remain illusory. So let us see. Then musings on the frictions in India-Canada ties. Now see, अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला है कि एट टाइम्स इंडिया के बाहर से इंडिया को डीएस्टेबलाइज करने की जो होती है, प्रैक्टिस होती है, इस पे इंडिया बहुत एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। सो द पॉइंट इज, जैसे कनाडा है, कनाडा में काफी सारा इंडियन डायस्पोरा है वहां पे, और वो डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक भी बनता है, एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक बनता है। तो बिकॉज ऑफ दिस वोट बैंक, द पावर ऑफ नंबर ऑफ पीपल, जो कनाडा की जो पॉलिसीज है वो एट टाइम्स इंडिया के पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल ट्राइज, वो लॉगर हेड पे होता है, दोनों कोलिजन पाथ पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे जैसे बताया कि इंडिया जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने बोला कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कनाडा, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कनाडा कि इंडिया की जो सेपरेटिस्ट के जो रूट्स हैं देन कनाडा, उसको हम यहाँ पर एनकरेज नहीं करें। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि कनाडा स्ट्रिक्ट एक्शंस यहाँ पर ले। सो दिस इज द, ये कनेडियन पॉलिटिक्स है। जैसे इंडिया में अक्सर सबसे बड़ा थ्रेट होता है, ये हमारे सिलेबस में भी है, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। तो कई बार ये जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, जैसे खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडियन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेती है, और इंडिया की जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज अब्रॉड से जो आ रहा है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लेते हैं। दिस इज अवर स्टैंडर्ड पॉलिसी। Where anyone can be accused of sedition, high burden of diabetes and BP in Kerala and West Bengal. See, this is also important. ये बहुत जरूरी है कि हम लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो ना, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की, आपको पता है अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। और हेल्दी मतलब केवल फिजिकल हेल्थ नहीं होता है। मेनी टाइम्स आई सी स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, बैगेजेस वो कैरी कर रहे हैं। कई बार वो साइकोलॉजिकली उन्होंने बहुत ज्यादा बैरियर्स बना दिए हैं कि ऐसा तो होगा ही नहीं, या फिर ऐसे ही होगा। कई बार बहुत सारे मिथ्स उनके पास है। इन सब बैगेजेस को, इन सब बैरियर्स को, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ को करेक्ट रखना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे हम, चीजों को हेल्दी वे में रखेंगे, टॉक्सिक वे में नहीं करेंगे, सक्सेस हमें मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये है डायबिटीज एंड बीपी इन केरला। ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल होता है, चेंजिंग डाइटरी पैटर्न, और बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब से ये टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डिपेंडेंसी हो गया है तो एक्टिव लाइफस्टाइल हमारी नहीं है। दिस इज द मेन रीजन।
देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कश्मीर में, एंड ये है HAP टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। इस पे अभी हम बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। ये G7 ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 7, इसकी एक समिट है। समिट होती है हिरोशिमा में, और हिरोशिमा AI प्रोसेस नाम के इसको एक आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये गवर्नेंस मॉडल बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आगे हम उसको एजुकेट करें और आगे कैसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो ये G7 मीट है, जापान में अभी हुआ, और ये था हिरोशिमा AI प्रोसेस। और यहाँ पे बात है रेगुलेशन कैसे होगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे फॉर दिस AI। ओके, जैसे कॉपीराइटेड मटेरियल, डेटा सेट्स, मशीन लर्निंग, फेयर यूज कैसे होगा। दिस इज AI गवर्नेंस ग्लोबल। तो लेट अस सी, अभी इस पे वेट एंड वॉच करते हैं। कैंसल कल्चर, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर और अ फॉर्म ऑफ मॉब विजिलेंटिज्म। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी में, और वो है मॉब विजिलेंटिज्म। मॉब विजिलेंटिज्म क्या होता है कि एट टाइम्स जो अगर कंट्री के लोग हैं उनको अगर हम मिसगाइड करें, डायरेक्टेड करें, तो इससे मॉब विजिलेंटिज्म आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू तब भी आता है जब हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, इंपॉर्टेंट मैटर में पब्लिक ओपिनियन को ऑल्टर करना है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री पे। नो योर इंग्लिश में रेंट द एयर है, इसका मतलब है टू डिवाइड बाय फोर्स या फिर स्प्लिट। दे क्राई रैंड द एयर, शाउट्स ऑफ दिस ओके। देन इसके अलावा टिडबिट दोनों सेम होता है, अमेरिका और ब्रिटिश दोनों अलग तरीके से वर्ड्स का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देन इसके अलावा जर्नल है, ये हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉक एटसेट्रा को ETC लिखते हैं, लाइक दैट। ऐसे डिफरेंट ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। AB ऐप टू ब्लंडर, ये जो जेन जी आ रही है वो भी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करती है। ओके, देन दिस इज ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट मतलब फ्लैटरी इंटेंडेड टू परसुएट, द एक्ट ऑफ अर्जिंग बाय मींस ऑफ टीजिंग और फ्लैटरी, तो इसको बोलते हैं ब्लैंडिशमेंट। UN needs to be more democratic and representative. This is spot on. UN को ज्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये 1945 का रेलिक नहीं होना चाहिए कि जिन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 1 जीता वो अगले इतने साल हो गए 75+ ईयर, और वही यहाँ पर वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं, और दिस UN इज नॉट डेमोक्रेटाइज। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है, साउदर्न अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंडिया जिसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा लेजिटिमेसी तभी आएगी UN की जब इंडिया वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन करंट मॉडर्न डे जो सिचुएशन है वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स की वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। India US to diversify semiconductor supply chain. This is again important. India and USA के टाइज, इकोनॉमिक टाइज, और उसमें सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ताइवान से भी जिस तरीके से चाइना और ताइवान में फ्रिक्शन हो रहा है, यूएस अपनी ताइवान में प्रेजेंस कम कर रहा है, तो यूएस चाइना +1 पॉलिसी मतलब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है, बट एट द सेम टाइम इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी इंटरेस्टेड है। ब्लिंकन सेज इकोनॉमिक टाइज सेंटर ऑफ इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सी, सब जो सेंटर स्टेज होता है ना वो होता है इकोनॉमी। ट्रेडिशनली कितने भी डिफरेंसेस हो, पर जब इकोनॉमी आ जाती है ना तो सारी चीजें अलाइन हो जाती है। ये चीज अभी हमने अब्राहम अकॉर्ड में भी देखा। ट्रेडिशनली सऊदी, इजराइल, अरब ब्लॉक में बहुत डिफरेंसेस है, ईरान के साथ भी बहुत डिफरेंसेस है, पर जब बात इकोनॉमी की आ जाती है तो ऑल ये जो ट्राइंगल है ये पैचअप करने की अभी बात कर रहे हैं। तो ब्लिंकन सेज इकोनॉमिक टाइज सेंटर ऑफ इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अगेन इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं। एक हमने पहला आंसर राइटिंग कुछ दिन पहले कर लिया इंडिया US दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट होने वाला है, स्टेट विजिट। इसके बाद हम इस टॉपिक को इन डेप्थ करेंगे, वरना बहुत ज्यादा रिपीटिशन होगा इसमें। डिप्लोमेसी वाया मैंगोज, नाउ सी दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ऐसे आइडियाज आप अपने आंसर कॉपी में लिखो, डिप्लोमेसी वाया मैंगोज, लाइक दैट। 2 वॉरशिप लॉन्च हुआ है, कील हुआ है, 3rd वेसल चेन्नई शिपयार्ड में बनेगा। तो वॉरशिप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इट कम्स टू से दिस शिपयार्ड एंड दिस शिप्स। इसके अलावा हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी 3rd बनाने की बात कर रहे हैं। पेटिशनर मूव एंड दिस इज CERT एंड बिपर जॉय, मॉनसून को इम्पैक्ट नहीं करेगा होपफुली। देन दिस इज म्यांमार, मियामी। देन दिस इज डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन टू बी स्लो एंड लॉन्ग। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, ये जब स्लो हो रहा है दिस इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। तो डिसइंफ्लेशन प्रोसेस इन इंडिया विल बी स्लो एंड प्रोट्रैक्टेड
with the 4% इन्फ्लेशन टारगेट लाइकली टू बी मेट ओवर द मीडियम टर्म, ऐसा आरबीआई ने बताया। तो कीमतों में बढ़ोतरी अभी ये स्लो हो गया है, अभी ये धीरे धीरे 4% के अंदर आ जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अभी कंजर्वेटिव चल रही है, 4+-2 के अंदर हमें रखना है। IRDAI, SBI, इंडिया मॉर्टगेज ड्राफ्ट न्यू क्रेडिट स्कोर, MRF टायर, एक्सेंचर 3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये फ्यूचर है, डेटा इज न्यू ऑयल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेम चेंजर। दिस इज सेंट गोबैन एंड दिस इज स्पोर्ट्स। सी he got the most titles. This is Djokovic and World Cup triumph, and this is lightning blamed for Canada fires will get worse in a warming world। पहले ही देखते हैं लाइटिंग होती कैसे। देखिए, पानी एवोपरेट हुआ, वाटर जो होता है वो बाइपोलर होता है, चार्ज सेपरेशन होगा जब पानी के ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स क्लाउड फॉर्म होंगे, तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, ये पूरा क्लाउड्स में होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर क्या होगा, अगर ये चार्ज सेपरेशन हो गया और बीच में कोई कंडक्टर इन्हें मिल गया, फॉर एग्जाम्पल वेट एयर है लाइक दैट, तो एक ह्यूज अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और इसी को बोलते हैं बिजली, लाइटिंग। ये जो बिजली है वो दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकती है, इंटर क्लाउड, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंटर क्लाउड, या फिर वो बादल से जमीन पे भी हो सकती है, जमीन पे कहीं पे पॉजिटिव है चार्ज तो ऐसे करके बादल से भी, क्लाउड से भी, जमीन पे भी लाइटिंग हो सकती है। सो लाइटिंग में चार्ज सेपरेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, और फिर जैसे ही एक मीडियम मिलता है, अक्सर जैसे बारिश में मॉइस्चर भी होता है तो मीडियम बन जाता है, और वैसे ही एक स्ट्राइक आता है, लाइटनिंग फ्लैश आता है। तो आप बताओ, लाइटिंग का जो लाइट पहले आता है या फिर साउंड जो थंडर होता है वो पहले आता है, और इसका रीजन क्या है, इसकी पीछे की फिजिक्स क्या है, ये भी बताइए। तो न्यूयॉर्क की एयर क्वालिटी बहुत वर्जन है, ग्रेट लेक्स में भी अनहेल्दी एयर क्वालिटी देखने को मिला। ये ग्रेट लेक्स कितने टाइप की लेक्स है, कैन यू आंसर, हाउ मेनी लेक्स काउंट होता है यूएसए कनाडा बॉर्डर में ग्रेट लेक्स में? तो वाइल्ड फायर्स इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जो जमीन है वहां पे ड्राई मटेरियल भी ज्यादा रहता है, और फिर लाइटिंग होती है, और फिर उससे क्या होता है, वो फायर कैच कर लेता है। तो नेचुरल वाइल्ड फायर्स तो है, इसके अलावा lighting electric current that flow for more than some tens of milliseconds, the so called long continuing currents are likely to produce fire। तो बिजली आती है, वो बहुत टेम्परेचर हाई होता है उसका, और फिर उससे फायर कैच हो जाती है। सो क्लाइमेट प्रोजेक्शन ये बता रहा है ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ओवरऑल टेम्परेचर इज ऑन राइज, तो इसके कारण ये जो बिजली लाइटिंग है ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। स्टॉर्म जब आता है तो ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स वार्मर एयर में, आइस क्रिस्टल में कंडेंस होते हैं, कूलर एयर कोलिज टुगेदर टू फॉर्म थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। देखिए, जो पानी है, वाटर है, ये एवापोरेट होगा, और जब हीट बहुत ज्यादा आ रहा है तो ऐसे वो एवापोरेट होगा, बट एक लैप्स रेट होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो टेम्परेचर कम भी होता है, तो वहां पे टेम्परेचर कम है तो कूलर एयर भी है वहां पे, और नीचे वार्म एयर भी जा रही है, अप ड्राफ्ट हो रहा है। तो जब ये बहुत तेजी से होता है तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। क्यूमुलो निम्बस मतलब दे आर लाइक उली टाइप है, निम्बस मतलब वाटर कैरिंग है। तो इनके साथ क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वाटर जो होता है वो बाइपोलर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाता है, तो इसके कारण पूरे क्लाउड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होता है जब वोल्टेज डिफरेंस बहुत हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और इससे लाइटिंग फ्लैश आता है। तो ये लाइटिंग फ्लैश इंटर क्लाउड भी हो सकती है और क्लाउड टू ग्राउंड भी हो सकती है। तो ये क्लाइमेट इंडिकेटर भी है कि एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। इंडिया में भी काफी लाइटिंग के केसेस आते हैं और इसमें काफी कैजुअलिटीज भी होती है, डेथ भी होता है। ये ओडिशा, आंध्रा, नागालैंड में ड्रॉप हुआ है, बट इंडिया में विलेजेस में अक्सर हम पेड़ों के नीचे अगर शेल्टर लेते हैं तो वहां पे लाइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ डिजास्टर है। एनडीएमए की वेबसाइट में लाइटिंग रिलेटेड भी बहुत अच्छा वहां पे कंटेंट है, एक बार जरूर देखिएगा एनडीएमए वेबसाइट। सो दिस इज करेडा, और ये लाइटिंग ये है। व्हाट इज दिस? दिस इज मायोन वोल्केनो। ये है फिलीपींस में, तो ये लावा ऐसे स्प्यू हो रहा है। कलर्स ऑन अ सोप बबल। अब ये जो सोप है, हम अक्सर बच्चे ऐसे पूरा सोप के ऐसे बबल्स होते हैं, उसमें पूरा रेनबो नजर आता है। सो व्हाट इज दैट? कलर्ड बैंड्स ऑन सोप बबल्स एंड ऑयल लेयर्स आर कॉज्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, विबग्योर, इसमें 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड,
और इनकी वेवलेंथ होती है, जब जैसे वॉयलेट की वेवलेंथ 380 है, रेड की 600 है। सो वेवलेंथ रेड की ज्यादा है, इसीलिए लैम्डा पावर 4 1/λ/4 स्कैटरिंग रेड की ज्यादा नहीं होती, और इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो लाइट वेव जो होती है वो जब थिन फिल्म पे आती है और फिर वहां पे स्कैटरिंग हो जाता है और इंटरफेरेंस होता है और सारे कलर्स वहां पे सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एयर और जो वाटर सोप होता है उसमें हमें इंटरफेरेंस के कारण ये सारे सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो कलर्स ऑन अ सोप बबल। सो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम देखते हैं आंसर राइटिंग 8 जून का। तो दो सवाल थे, ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी और हमें पोटेंशियल एंड द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करना था। ओके, सो लेट अस बिगिन। इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सौरभ, वंस अगेन वेरी क्विक, वेरी प्रॉम्प्ट एंड वेरी वेरी प्रिसाइज। कॉपी बहुत अच्छी होती है। एआई क्या होता है? लुक एट द स्टाइल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फिर एडवांटेजेस, हेल्थ केयर, बिजनेस, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, सुवास, साइबर सिक्योरिटी। हमने अपना व्यू पॉइंट बताया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? जॉब, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो दोनों पहलू है। और वे फॉरवर्ड में हम एआई के अगेंस्ट भी नहीं है, बट ये रेस्पॉन्सिबल एआई होना चाहिए। दिस इज वेरी बैलेंस्ड आंसर, डुएबल आंसर। रियल एग्जाम में आप कुछ ऐसा ही लिखने वाले हैं। सपना, सपना इज अगेन रियली रियली गुड। यहाँ पे बस एक मार्जिन भी ड्रॉ कर लो, एक नैरो यहाँ पे मार्जिन भी ड्रॉ कर लो। सी, दिस इज वेरी नाइस। कॉपी देखो कितना नीट एंड क्लीन है, साफ साफ लिखा है, सब साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। तो ये चीज हमें सीखना है। फिर ये स्टाइल भी अच्छा है। सी, प्रेजेंटेशन, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कंटेंट मोर और लेस सारे स्टूडेंट एक जैसा लिखते हैं। कॉपी आपकी कितनी स्टैंड आउट हो रही है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ब्लू इकोनॉमी बताया आपने, देन इसके बाद लाइवलीहुड, और दिस इज वेरी गुड। देखो दिस कमिटमेंट्स बताया आपने, एसडीजीज, देन इनिशिएशन, ठीक है। सो दिस इज गुड। आपने सिग्निफिकेंस बताया ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी का, ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी। अब लुक एट द फ्लो, ये कॉपी में फ्लो भी बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट ब्लू इकोनॉमी का कैसे आया, दिस। तो जब हम आंसर भी लिखते हैं ना, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कराएं, ग्रेजुअली प्रेजेंट करें और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करें, ऐसा जंप नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉपी। सेवरल इकोनॉमिक बताया, फैक्टर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडिया, दिस डेटा इज गुड, विजन, ट्रांसपेरेंट, फुलफिलिंग, दिस इज वेरी वेरी नाइस कॉपी, दिस इज वेरी वेरी नाइस कॉपी, ब्लू इकोनॉमी। फिर आईओआरए के में भी बताया, दिस इज द वे, दिस इज द वे। रिमेंबर, पहले क्वालिटी आएगी और फिर आएगी क्वांटिटी। तो पहले दिन से बहुत ज्यादा हमें खुद को प्रेशराइज नहीं करना है, अच्छे से अच्छा आंसर लिखना है। धीरे धीरे वो टाइम भी कम होगा, आपकी कॉपी डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी। सुमित ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया, गुड, वेरी गुड। फिर हम ना थोड़ा स्पेसिंग और कर लेते हैं। स्पेसिंग मतलब गैप, पैराग्राफ्स के बीच में गैप। तो ये बहुत अच्छे से लिखा आपने, और हम इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट ब्लू इकोनॉमी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट। और अब ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है। आपको देखना बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हमारे सारे कॉपी आंसर्स होने लग जाएंगे। आकांक्षा इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी होती है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है, परिभाषा। सी, दिस इज द वे, राइटिंग यही काम आती है, मेंस में यही चीज काम आती है। दिस इज वेरी गुड। चुनौतियां स्ट्रक्चर्ड वे में, और निष्कर्ष, वेरी नाइस। प्रिंसी की कॉपी भी देखो बहुत नीट एंड क्लीन होता है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक्वाकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी नाइस कॉपी, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। मेजर्स दिस, वे फॉरवर्ड थोड़ा और इसको 2-3 लाइन और लिखना है यहाँ पे। सुप्रिया, दिस इज गुड। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, वेरी नाइस। सी, एसडीजी, देन नीड क्या है, डेटा। आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत नीट है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, एंड इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड। बेनिफिट्स हैं। देन आपने डिसएडवांटेजेस, दिस इज एआई के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताया आपने। ओके, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। ओके, वेरी गुड। हम जो भी कर रहे हैं ना, उसको 2 सेपरेट में भी हम अपलोड कर सकते हैं। मतलब एक पोस्ट किया उसमें पहला सवाल, दूसरा पोस्ट किया उसमें दूसरा सवाल, तो उससे वो जंबल नहीं होगा, है ना। तो 2 अलग अलग पोस्ट में अगर दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 अलग अलग पोस्ट में हम वी कैन आंसर। डिसएडवांटेजेस इंडिया, ताकि ऊपर हम एक सवाल का वो भी लिख दें, ताकि हमें बहुत क्लैरिटी रहे कि अच्छा ये वाला सवाल है, फिर ये पोस्ट में वो आंसर है। तो ऐसे 2 पोस्ट में हम कर सकते हैं। शागुफ्ता, दिस इज गुड, आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड दिस इज रियली रियली गुड। आपका वर्क बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना है। क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, वेरी गुड, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
देन वे ओशन कैसे होता है, हेल्थ से रिलेटेड बातें बताई, गुड। तो देखो स्पेसिंग अपना बेहतर हुआ तो चीजें अब ज्यादा स्टैंड आउट हो रही है, गुड। अब ये सेकंड क्वेश्चन है तो ये सेकंड पोस्ट में आया है। दिस इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको ओपन रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स आएंगे, सारे पॉइंट्स को हमें ऐड करते जा रहे हैं। व्यू पॉइंट हमारा अगेंस्ट नहीं होगा एआई के, बट वी विल बी कॉशियस, वी विल बी कॉशियस, ओके, यस। सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ एआई, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एआई एक बहुत बड़ा टूल होने वाला है फ्यूचर में। देन सुंदर, सुंदर भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है। दिस इज ब्लू इकोनॉमी, यूएन रिपोर्ट, वेरी गुड। ब्लू इकोनॉमी में चैलेंजेस, यस। देन इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, गुड। हम क्यों ना ब्लैंक कॉपी में, मतलब नॉन रूल्ड में लिखना स्टार्ट कर दें, ये काफी बेनिफिट होगा। बिकॉज रियल एग्जाम में ना ऐसे रूल्ड कॉपी नहीं आएगी, इस टाइप की कॉपी आएगी वहां पे। तो हम A4 साइज का पेपर लेते हैं, मार्जिन ड्रॉ करते हैं जैसे दीपेश ने किया, स्टार्ट। दीपेश की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, साफ साफ लिखा है, वेरी नाइस, दिस इज द वे, वेरी गुड दीपेश, दिस इज गुड। तो देखो ये अगर आप ऐसा कॉपी एग्जाम में लिख दोगे, आपको टॉपर्स मार्क्स मिलेंगे, टॉपर्स मार्क्स मिलेंगे, दिस इज वेरी वेरी नाइस। अब बस ऐसे ही हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना है, जो लिखा है उसको रिवाइज और कंसोलिडेट करना है, ओके। नंदिनी, दिस इज गुड। मैप भी है यहाँ पे, मैप होना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एक्सेट्रा, ओशन रिलेटेड और हम थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। देन ये एआई बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। हेल्थ केयर, वेरी गुड। तो देखो आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फीडबैक हमें नहीं चाहिए होता है, हमें बस एक जनरल बताना होता है कि हम इस डायरेक्शन में मेहनत करें, बाकी फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। आप खुद इसको पढ़ोगे ना, खुद समझ में आ जाएगा क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। एक दूसरे की कॉपी देखो, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। आशा, दिस इज गुड। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, 1 2 3। देखो अब देखो ये मैप कितना अच्छा है, मेजर पोर्ट्स बताए यहाँ पे, गुड। सिग्निफिकेंस, लुक एट दिस कॉपी, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, वेरी नाइस। पॉइंट्स जिस तरीके से बताए, गुड, वेरी गुड। इनिशिएटिव्स क्या है, गुड। एब्रप्ट एंड नहीं होना चाहिए, इसको कंक्लूड भी करिए। अमरजीत सी, अमरजीत ने भी बहुत अच्छे से हिंदी में लिखा है। देखो अब ये डायग्राम देखो, कितना बढ़िया डायग्राम है ये, वेरी गुड। ब्लू इकोनॉमी, एक्वाकल्चर, मत्स्य, सागरमाला, पर्यटन, खनिज, वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। प्रदूषण, फिशिंग, संघर्ष, मानव निर्मित समस्याएं, कंक्लूजन ये, वेरी गुड अमरजीत, दिस इज रियली गुड। हरजिंदर, दिस इज नाइस। ब्लू इकोनॉमी क्या है, नीड ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, गुड। ऑब्जेक्टिव होता है आपकी कॉपी। देन बे ऑफ बंगाल, स्टेप्स, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, गुड, वेरी नाइस। सत्या, दिस इज गुड। सी, ब्लू इकोनॉमी आपका भी कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन है, हैंडराइटिंग इज गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फैक्टर्स ब्लू इकोनॉमी के 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिखे। देन इंपॉर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए, इंडियन ओशन है हमारा बैकयार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी, गुड। एंड देन वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। सो दिस इज रियली रियली नाइस, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।